हाय गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब। बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे होंगे। चलो खैर कोई बात नहीं है। देखो हम यहाँ पे जो मौजूद हुए हैं, आने वाले केमिस्ट्री के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर वाइज जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में सोचे चलो बता देते हैं। और मैं कुछ बता रहा हूँ, उनको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार कर लेना, उनको एक बार देख लेना। हालांकि ज़रूरी नहीं कि जो हम बताएं वो आ ही जाए पेपर में, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन फिर भी जितने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर एक चैप्टर के, तो उनको कम से कम पढ़ के ज़रूर जाना। आपकी कॉपी पर लिखे होंगे, जो नोट्स मैंने बनवाए थे वहाँ पर होंगे। और अगर आपके नोट्स नहीं भी बने मान लो, तो क्वेश्चन बैंक सभी के पास होगी ना, तो आप लोग उनसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, देखो जो चैप्टर हमारे पास है विलियन, ठीक है। तो अब देखो विलियन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विलियन चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए वो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आती है भैया विलियन के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। विलियन के प्रकार। अब विलियन के प्रकार की अगर मैं बात करूँ, देखो विलियन में देखो कई तरह के प्रकार बनते हैं। उनमें से जैसे एक तरफ देखो क्या होता है, एक तरफ से ठोस हो गया है ना, और एक द्रव हो गया, और एक क्या होता है गैस। यानी कि ठोस विलियन क्या होता है, द्रव विलियन क्या होता है, गैस विलियन क्या होता है। अब यहाँ से एक देखो हो सकता है कि यहाँ से एक MCQ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से संभावना बनती है कि यहाँ से एक बार पेपर से पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको जाते हुए देख लीजिएगा कौन कौन से जैसे क्या बनाता है, ठीक है। और विलियन के प्रकार के बाद दूसरी बात अगर हम कहें, यहाँ पे बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता में देखो कई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन से, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनमें से एक आती है मोलरता, ठीक है। दूसरी है मोललता, और तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर कहना चाहें तो वो है मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो यहाँ से वैकल्पिक प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है। हो सकता है कि मोलरता से ये क्वेश्चन बन जाए, जैसे बोल दिया जाएगा 0.1 मोलर NaCl है, बताइए इसकी मोलरता क्या होगी, है ना। मोलरता भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे मोल प्रभाज भी पूछा जा सकता है। तो आप वैसे आता तो सभी को होगा, लेकिन फिर भी एक एक बार परिभाषा इनकी जो है एक बार देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि पूछ लें कि मोलरता और मोलरता को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। ये दो बातें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा इसमें। फिर देखो आगे अगर हम आते हैं इस चैप्टर में जितने भी नियम वाले जो मतलब जो नियम है, नियम का मतलब जैसे राउल्ट का नियम हो गया। राउल्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पढ़ के जाना राउल्ट का नियम बता रहे, यहाँ से सवाल भी आ सकता है और थ्योरी वाला पार्ट भी यहाँ से आ सकता है। तो तीसरी चीज़ अगर हम कहें, यहाँ पे हम राउल्ट का नियम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम तो है ही, साथ में हम लोग यहाँ पर देखो राउल्ट के नियम की इनकी सीमाएँ भी पढ़ लेंगे। आखिर राउल्ट का नियम जो है किन चीज़ों के लिए लागू होता है और किन चीज़ों के लिए लागू नहीं होता है। तो राउल्ट के नियम की सीमा जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। राउल्ट के नियम के बाद अगर मैं और भी चीज़ों को इसमें पढ़ना चाहूँ तो, और जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इसका अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, सभी को पता है। एक है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। क्वथनांक में उन्नयन हो गया। एक दूसरा वाला कौन सा हो गया? हिमांक में अवनमन हो गया। और तीसरी बात अगर हम कहें कौन सा हो गया? वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, ठीक है। और चौथी बात अगर हम यहाँ पे कहें तो परासरण दाब, परासरण दाब। तो भाई साहब देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यहाँ से हो सकता है कि पूछ लिया जाए क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा करने के लिए। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और परासरण दाब में देखो कुछ चीज़ें और पढ़ लेना। इसका जो सूत्र होता है पाई बराबर CRT जो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे समपराशरी विलयन क्या होते हैं और अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जाते वक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ लेना। पूरे चैप्टर में कुछ पढ़ो चाहे, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे एक होता है आदर्श और अनादर्श, आदर्श और अनादर्श विलयन। इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं? तो इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना देखो यहाँ से पूछ सकते हैं कि भैया जो धनात्मक विचलन होता है, अनादर्श विलयन जो है, इनके विचलन कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किस प्रकार से विचलन को दर्शाता है। तो आप उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो मुझे जो लगता है कि इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बस वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ, ठीक है। तो कम से कम इतना पढ़ के चले जाना इस चैप्टर में से। इतनी चीज़ तो छूटनी ही नहीं चाहिए। बाकी अगर कुछ है छोड़ना है तो छोड़ दो, दैट डजंट मैटर, लेकिन इतनी चीज़ इस वाले चैप्टर से छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार देखो हम लोग देखते हैं अगला जो चैप्टर है उसमें क्या है। अगला चैप्टर जो है वो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखो क्या क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अगर हम बोलें कि जो सेल, जितने भी सेल पढ़े हैं हम लोगों ने, एक है जैसे गैल्वेनिक सेल,
गैल्वेनिक हो गया, और कौन सा हो गया, विद्युत अपघटनीय हो गया। ठीक, और अगर इसमें थोड़ा सा हम चाहें तो एक वो ऐड कर लेना, शुष्क सेल और एक ईंधन सेल। ठीक है, और सीसा संचायक सेल वगैरह सब इसी में इंक्लूड कर लेना। वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, एक ही बार जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नर्स समीकरण। ठीक है, नर्स समीकरण क्या होता है, इसका मानक समीकरण क्या होता है, और 298 केल्विन ताप पर भी इसका समीकरण क्या होता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप इनको यहाँ तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से जो है ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, ई सेल कैसे निकाला जाता है, तो वो चीज़ें भी एक बार यहाँ पे एक बार सवाल लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। और फिर बात करें डेल्टा जी नॉट, इसे हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा में देखो डेल्टा जी नॉट के बारे में 3 केस बनते हैं, वो पढ़ लेना एक बार। अगर नेगेटिव हुआ, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हुआ, और अगर डेल्टा जी नॉट क्या हुआ, 0 हुआ, तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखो चीज़ें और अगर पूछना होगा तो क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जा सकते हैं। कोलराउस का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा और सभी लोग पता भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग भी साथ में क्या लगा देना इसके, कि कोलराउस का नियम क्या होता है और इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में देखो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता दी, अभी फिलहाल इतना करना है अभी जो है। और फिर देखो और यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करें तो 4 नंबर में कुछ परिभाषाएं होती हैं इस चैप्टर की परिभाषाएं, जैसे कैसे हो गई, मोलर चालकता की परिभाषा क्या होती है और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या होती है। यहाँ से सवाल भी देखने को मिलता है, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये चीज़ें तो कुछ छूटनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को छोड़े फिर चैप्टर पढ़ाएगा था फिर, है ना, तो ये चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, फैराडे के क्या हो गए, नियम हो गए। तो इन चीज़ों को देखना, ढूंढ ढूंढ के जहाँ भी चैप्टर में लिखी हो उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप इससे कम पढ़ के जाएंगे ना तो फिर आप फिर समझ लीजिए पेपर गड़बड़ करके आएंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेना, बस संक्षारण, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, वो चीज़ें। तो इस वाले चैप्टर में जो मुझे लगता है कि यहाँ तक इतना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग कम से कम इतना पढ़ के जाइए, है ना, कम से कम तो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा और भी हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है। और ये ऐसा भी मत करना है केवल यही से पढ़ के चले जाओ और कुछ पढ़ा ही नहीं, तो चैप्टर पूरा पढ़ना है, तैयार करना है। लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूँ इनको ज़रूर ध्यान देना है, इनको बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ लेना है और बाकी चीज़ों को भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है। फिर देखो आगे आते हैं रासायनिक बलगत की। इसमें देखो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखो क्या है, रासायनिक बलगत में जो आता क्या है, अभिक्रिया का वेग। अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ से जो है क्या होता है इसका बताइए। और यहाँ से देखो जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, इसका मात्रक पूछ सकते हैं, एक एमसीक्यू बन सकता है, वेग स्थिरांक का मात्रक। यहाँ से लिख लीजिए भैया, एमसीक्यू पूछने की संभावना है। और 2 चीज़ों के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, एकदम लिख के रखो, पक्का आ सकता है ये सवाल एकदम 100%। अभिक्रिया का वेग हो गया। और देखो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, अभिक्रिया के वेग के बाद देखो कुछ वेग परिभाषा में यहाँ पे लिखवाई थी कि औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होते हैं, औसत और ताक्षणिक वेग। तो इनको एक बार देख लेना, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, एक बार देख लेना इनको। ठीक है, फिर और यहाँ से जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ना ही नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनका जो डेरिवेशन कराया था, यानी कि वेग स्थिरांक और टी हाफ के बीच जो संबंध था वो चीज़ है ना, वो यहाँ से पढ़ लेना। और सवाल देखो, यहाँ सवाल बनने की संभावना देखो कुछ टाइप की होती है। पूछते हैं कि कोई एक प्रथम कोटि की क्रिया है जिसका जो है 3/4 भाग पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है, तो बताओ फिर जो है 1/4 भाग पूर्ण होने, मतलब ऐसा कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह सवाल जो भी है तो एक बार उनको लगा लीजिएगा सवालों को। ठीक है, और देखो यहाँ पे और जो चीज़ें बन जाती हैं वो क्या बन जाती हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, प्रभावित करने वाले क्या पढ़ना है, इसमें से एक बार कारक को देख लेना, जो कि हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक, चलो और देखो अगर आगे की और हम थोड़ा सा और बढ़ें, कुछ क्वेश्चंस और होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा से संबंधित, सक्रियण
ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, और एक बार यहाँ देख लेना आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। आर्हेनियस, देखो आर्हेनियस समीकरण से संबंधित जो सवाल आते हैं, जो एक सूत्र होता है जिसमें ताप भी दिया होता है, T1 और T2 दिया होता है, K1 और K2 भी दिया होता है, तो वहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और इसमें बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर देखो बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ लेना जो कि हमारे काम की हो जाएंगी। अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो है डी और एम ब्लॉक। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें तो एक चीज़ पढ़ के जानी ही जानी, वो छोड़ना ही नहीं कभी भी, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनके गुण, यानी कि जो है ये रंगीन होते हैं और कैसे होते हैं, अनचुंबकीय होते हैं, तो क्यों होते हैं, कैसे क्या होता है ना इनको, तो ये इनके गुण जरूर पढ़ के जाइएगा। और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो भी चीज़ें होती हैं एक बार देख लीजिएगा इनमें क्या है। और यहाँ से देखो एक वो सवाल बन सकता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ये पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से किसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा होती है या फिर सबसे कम होती है, या फिर पूछ सकते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कौन नहीं दर्शाता है या फिर कौन दर्शाता है, परिवर्ती, और या फिर क्या हो सकता है वो पूछेंगे सबसे अधिक या फिर कम किसकी होती है। तो बाकायदा पूरा अच्छे से लिखा हुआ, एक बार उसको देख लेना कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। फिर यहाँ से अगर मैं और चीज़ों को देखूँ तो यहाँ पे एक बन जाता है लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन जिसे संकुचन भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें से ये चीज़ें पढ़ लेना। और दो चीज़ें और केवल हैं, K2Cr2O7 और ये क्या हो गया KMnO4। इनको बनाने की विधि क्या होती है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, एक एक दो पढ़ लेना सब में से, बस इतना जो इसमें से केवल बस यही पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बाकी पढ़ पाते हो पढ़ लेना, लेकिन कम से कम इतना जरूर पढ़ के जाना इसमें। फिर उपसंयोजी यौगिक की बात करते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उपसंयोजी यौगिक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिगेंड आप पढ़ के जाइए। तो लिगेंड में देखो, लिगेंड में जो है कितने टाइप के होते हैं, यानी कि एक दंती, द्विदंती और उसके बाद उभयदंती, है ना। इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइए, इनके एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा। एक दंती, द्विदंती और उभयदंती लिगेंड होते क्या है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिएगा भैया, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। उदाहरण बहुत पूछते हैं समन्वय संख्या पे, और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। समन्वय संख्या क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, और जो यहाँ से बनता है भैया वो क्या बनता है, MCQ टाइप का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ना। समन्वय संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप यहाँ से इनको एक बार देख लीजिएगा। और देखो यहाँ पे हम अगर बात करें होमोलिप्टिक संकर क्या होता है, होमोलिप्टिक संकर, और क्या होता है हेट्रोलिप्टिक संकर किसे कहते हैं। तो इनको चीज़ों को जरूर पढ़ के चाहिए भाई। लिगेंड का हो गया, समन्वय संख्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या हो गई, और फिर होमोलिप्टिक संकर या फिर हेट्रोलिप्टिक संकर किसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो आते हैं इसका VBT थ्योरी, अर्थात VBT और कौन से पढ़ा है CFT। एक बार देख लेंगे। देखो इस पर तो आधारित ये क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आएगा, एक सवाल आएगा और सवाल में लिखा होगा भैया देखो कोई भी यौगिक दिया गया है, बताइए ये अनचुंबकीय है तो क्यों है, या फिर देखो ये पूछेगा प्रकृति क्या होगी इसकी। जो सवाल आएगा प्रकृति से आएगा, आकृति से आएगा, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि बहुत कम किसी संकरण के बारे में पूछ ले। संकरण अगर देखो, अगर संकरण निकाले तभी आकृति बता पाएंगे, अदरवाइज निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये VBT और CFT के बारे में हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लें भैया, IUPAC तो पढ़ेगी जाना, खैर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को आता भी IUPAC कैसे क्या किया जाता है, कैसे इसका नामकरण करते हैं, कब लिगेंड का नाम लिखना होता है, कब CMA का नाम लिखना होता है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो इसकी इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर लेना, जिसे समावयवता कहते हैं। एक बार इनकी परिभाषा जरूर पढ़ के जाइए, समावयवता विद एग्जाम्पल, ठीक। परिभाषा पूछी आती है कि ज्यामिति समावयवता से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। इसमें क्या पढ़ना है कि आप देखिए जो ये उपसंयोजी यौगिक हैं, इनका जो है जैविक निकायों में क्या महत्व है, जैविक महत्व जरूर कीजिएगा। तो देखो इस पूरे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली थी वो हमने यहाँ पर सारी बता दी आपको, कि लिगेंड से बन सकता है क्वेश्चन, समन्वय संख्या से बन सकता है, होमोलिप्टिक क्या होते हैं, हेटेरोलिप्टिक क्या होते हैं, VBT CFT यहाँ से देखो सवाल ही आना है VBT से, और IUPAC तो आप लोग जानते ही हैं। और फिर ये रही बात इनकी, तो ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ पे आप लोग इधर से कुछ पढ़ना है।
अब इनको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनने की संभावना होती है? देखो सबसे पहले यहाँ से देखो जो अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे तो वो अभिक्रियाएं ही पूछी जाएंगी, ठीक है, अभिक्रियाएं ही पूछी जाएंगी। और आपको इनमें से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ लेना है। सबसे पहली बात, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहेंगे कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को इनके रिएक्शन कर लेना है एक बार, मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनी, ठीक है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड, इसकी जो अभिक्रिया दो तरीके से पढ़ के जाना है। एक कौन सा होता है कि अगर इसकी अभिक्रिया हम जलीय NaOH या फिर KOH करते हैं वो पढ़ लीजिएगा, और अगर इसी की अभिक्रिया हम जो है एल्कोहलिक KOH ले लें, ठीक है, एल्कोहलिक KOH ले लें या फिर NaOH ले लें, तो फिर होता क्या, देखिए ऐसे में तो बनता है एल्कोहल और इसमें क्या बन जाता है एल्कीन। तो इसको एक बार देख लेना कि कैसे क्या होता है, हो सकता है पेपर में आ जाए ऐसा कुछ करके। हालांकि बहुत आसान अभिक्रिया है, इससे आसान अभिक्रिया पूरी केमिस्ट्री में नहीं मिलेगी आपको। और देखो इसमें से अगर मैं बोलूँ कि और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्रिया आ सकती हैं, तो देखो इसमें से पढ़ लेना वुड्ज अभिक्रिया, फिर कौन सी हो गई फिटिंग अभिक्रिया, और फिर इन्हीं सबको मिलाकर कौन बनती है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। ये टिप्पणी में बहुत आते हैं लिखने के लिए, तो वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो एक पढ़ लेना आप लोग जो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होगी। और यहाँ पे एक और ऐड करते हैं जो नाम वाले रिएक्शन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, तो नाम वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इसमें जो है पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन चीज़ों को छोड़ के जाना ही नहीं भाई। इसमें से दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, एक होता है SN1 और एक होती है SN2। दोनों को पढ़ के जाइए। इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बस इसमें से देखो ये इतने टाइप के रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, इस चैप्टर में से इतने टाइप के रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिए। और ज़्यादा पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना जरूर पढ़ के जाना कि क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। अगला जो चैप्टर है देखो वो क्या है, एल्कोहल फिनोलिक। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन एल्कोहल फिनोल ईथर, ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं बात करूँ एल्कोहल, तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है भैया, एल्कोहल बनाने की विधियाँ, इसकी एल्कोहल को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, इसके निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण कैसे होगा, और फिर इसका निर्माण कैसे होगा, तीनों को ही निर्माण आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ये जरूर करके जाना भाई साहब। ये भाई 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, ये कम से कम जरूर करके जाना कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि करके जरूर जाना है। और इसी का अगर उल्टा हम यहाँ पे कहते हैं, एक अभिक्रिया इसी में और होती है एल्कीन की जल योजन अभिक्रिया, एल्कीन की जल योजन अभिक्रिया। तो इसकी भी क्या होती है, क्रियाविधि होती है। दोनों की इंपॉर्टेंट है, दोनों करके जाइएगा तो बच्चे आराम से। और फिर एल्कोहल के कुछ और भी रिएक्शंस हैं वो आप लोग करते रहे। ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण पे कैसे क्या होगा, है ना, कि और एल्कोहल निर्माण देखो विधियाँ क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो RMGX की सहायता से, RMGX की सहायता से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे भाई, ये तो पढ़ के जाना है। इसके बिना तो पूरी केमिस्ट्री ही अधूरी है, ठीक है। फिर फिनॉल की अगर मैं बात करूँ, फिनॉल देखो फिनॉल में जो है बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 से 5 है, वो तैयार कर लेना और बहुत ईजी भी है। फिर देखो उसके बाद हम अगर फिनॉल में जो है कुछ एक बोलते हैं, एक वो जरूर पढ़ के जाना, क्यूमीन प्रक्रिया द्वारा फिनॉल, ठीक है, क्यूमीन के द्वारा, क्यूमीन के द्वारा जरूर पढ़ के जाइएगा। और फिनॉल कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे देखो क्या होता है, फिनॉल जो होता है, फिनॉल कितने से रिएक्शन करता है, कुछ रिएक्शन फिनॉल वाली और कौन कौन सी हो गई, HNO3 के साथ, इसमें दोनों करना, एक सांद्र वाला भी कर लेना और तन वाला भी, दोनों पढ़ के जाना इसमें। और इसी की प्रक्रिया जो है Br2 जल के साथ और फिर कौन सी CH2 के साथ, दोनों में क्या क्या बनता है दोनों करके जाइएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर फिनॉल की कुछ चीज़ें और भी, जैसे यहाँ पे देखो मैं नाम वाली देखो बता रहा हूँ, एक हो गई कोल्बे अभिक्रिया, फिर कौन सी हो गई राइमर टीमर अभिक्रिया हो गई,
और कौन सी हो गई भाई, और फिर फिनॉल की अभिक्रिया कौन सी होगी, और एक जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ। अगर फिनॉल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, तो आप कहेंगे बेंजीन बनाता है। तो इसको जरूर पढ़ लेना है, काम आ जाएगा पेपर में। तो देखो ये इतनी चीज़ें दोनों में से मिलाकर के 10 चीज़ें काफ़ी होती हैं। और ईथर में देखो क्या है, ईथर में पढ़ लेना भैया निर्माण क्या होता है, और यहाँ से वो भी देख लेना क्या होता है, सम्मित और असम्मित ईथर, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना। और एक अभिक्रिया यहाँ से पढ़ लेना, एस्टरीकरण। तो इतनी चीज़ें देखो इस चैप्टर में आप लोग जरूर पढ़े जाइए, क्योंकि इससे कम तो पढ़ना ही नहीं है ना। अगर आप इससे कम पढ़ के जाओगे फिर आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर आप इतना कम से कम पढ़ोगे पेपर बहुत अच्छा करके आना। देखो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि पेपर बहुत अच्छा करके आना सभी को, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, देखो ठीक है। फिर आगे आते हैं एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन में। देखो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दो चीज़ें हैं, इनमें जो है बनाने की विधियाँ कम से कम 5 बनाने की विधि, ये तो तैयार करना ही करना है, और साथ में इसको भी इसमें इंक्लूड कर लो कि इसके भी 5 बनाने की विधियाँ होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए। और फिर जो है रासायनिक गुणधर्म सब उसी में जो है उलट फिर के सब वही आते रहते हैं। रासायनिक गुणधर्म जो है सब पे सब वही आते रहते हैं, बस उनमें जो है अपना कर लेना। लेकिन देखो कुछ नाम वाली रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नाम वाली देखो इसमें कौन कौन सी, जिससे मैं बता रहा हूँ कि पहला क्या हो गया, एक क्लीमेंजन अपचयन हो गया, ठीक, क्लीमेंजन हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, वुल्फ-किस्नर अपचयन जैसे हो गया, ठीक है, इनको पढ़ लेना। और देखो एक होती है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ये पढ़ के जाना है। फिर एक होती इसी की तरह होती है एक क्रॉस एल्डोल होती है, ठीक है। और देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक होती है कैनिजारो अभिक्रिया, वो भी पढ़ के ही जाना है। ये मतलब अभिक्रिया छोड़नी चाहिए, इन पे हमेशा टिप्पणी लिखने के लिए आती है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक होती है सिमिट अभिक्रिया हो गई, सिमिट अभिक्रिया हो गई। और बताओ भाई कौन सी अभिक्रिया हो गई, कुछ जैसे बेंजल्डेहाइड बनाने वाली विधियाँ हैं, वो कौन सी, स्टीफन अभिक्रिया, इसको भी ऐड कर लेना इसमें, स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है। और कौन सी हो गई, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है, गाटरमैन हो गई। और फिर जो है और चीज़ों को और ऐड करेंगे। देखो इस तरह से कुछ नाम वाले रिएक्शन उनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन नहीं आ रही हैं तो रिएक्शन के अथवा में देखो चीज़ें दी होती हैं कि आपको ये टिप्पणी लिख लीजिए, तो आप टिप्पणी जरूर कीजिए। और टिप्पणी करते वक्त आप ध्यान ये देना है कि आपको इसमें भैया थ्योरी भी लिखनी ही है और साथ में रिएक्शन भी करना है। और जब आप रिएक्शन करेंगे तो उनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है, कि कौन सा उत्पाद कौन सा यौगिक क्या है, नाम जरूर लिख देना इसमें। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाती हैं। और कीटोन भी सब इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, सबको मिला करके यहाँ पर इतनी चीज़ें बन जाएंगी यहाँ से। और फिर देखो और आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे आते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो देखो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, एक जो है अभिक्रिया का नाम है, मतलब कि एमीन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एमीन। और एमीन को देखो कितनी चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं, एक तो बनाने की विधि कौन कौन सी होती हैं वो, और दूसरी इनमें जो है विभेद कैसे करते हैं, विभेद कैसे करते हैं। और विभेद दो तरीके से हो जाता है, एक जो है एल्कीहाइड की सहायता से, जो सॉरी विभेद मतलब ये होता है कि विभेद कैसे करना है, और ये बनाना है तुम्हें क्या कि 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री एमीन कैसे बनाया जाता है। तो देखो इसमें से ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और देखो एक पीछे छूट गई यहाँ पर, इसमें ज़रा एक चीज़ याद आते हैं कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे, विभेद मुझे याद आया था, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे। तो विभेद करने का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर मैं बताया था एक टॉलन अभिकर्मक के द्वारा, और एक दूसरा कौन सा बताया था, क्या नाम था उसका, अरे यार मुझे याद भी नहीं आता, टॉलन अभिकर्मक, अरे क्या नाम है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हालांकि एक और होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जस्ट मुझे मतलब पता है लेकिन याद नहीं आ रहा। चलो खैर अभी इसको देख लेना, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक के साथ में। और देखो यहाँ पे आ जाते हैं एमीन में, देखो समझ में आया कि एमीन में क्या क्या करना है, एमीन को बनाने की विधि क्या करना है, इनमें विभेद कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कैसे इनको पहचानेंगे, और फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में बनाएंगे कैसे, दोनों ही बातें अलग हैं, दोनों बातें क्या है अलग है, बनाना कैसे है वो अलग चीज़ है, इनमें विभेद कैसे करना, दोनों क्या अभिक्रियाएं क्या है अलग अलग है। और फिर यहाँ पे देखो आते हैं एनिलीन होता है एक इंपॉर्टेंट चीज़, एनिलीन, इसके बारे में पढ़ के जाइए कि एनिलीन को कैसे बनाते हैं, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाना है ना, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेगा और फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगा, तो वो आप इसमें जो है पढ़ के जाइए। और एक जिसी में जो है आ जाती है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, है ना, डाई एजोटीकरण, ये चीज़ करके जाना है यहाँ से।
तो फिलहाल देखो इसमें से कुछ इतनी चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक कुछ नाम वाले रिएक्शन को पढ़ के जाइएगा, गैब्रिल थैलेमाइड। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे, वो कौन सा है, जैव अणु। देखो भाई जैव अणु के बारे में क्या ही कहना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो छोड़ना नहीं है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और ग्लूकोज में देखो क्या है कि इसमें पढ़ के जाना इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, कम से कम 4 पढ़ लेना कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी भी और उनकी भी पढ़ लीजिएगा, और इनकी संरचना भी कैसे बनती है कि ग्लूकोज में क्या होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा। और इसमें देखो कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना। और उसके बाद जो है DNA एवं RNA में क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड बंध क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बंद हो गया। और विटामिन के जो है कुछ नाम पढ़ लेना, विटामिन के नाम, वो भी कौन से, रासायनिक वाले नाम ना, ऐसे वाले नाम नहीं। और जो है जल में घुलने वाली कौन सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं। तो आप इनको देखो, इस चैप्टर में से इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखो है मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आपका काम क्या है कि आप इन सब चीज़ों को तैयार करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें और बढ़िया करें। और हम उम्मीद करेंगे कि पेपर आप लोगों को कैसा हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, बड़ी खुशी होगी। और एक चीज़ देखो यहाँ पे याद रखना कि जैसे अगर कभी क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में आपके कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की मोलरता, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बता देना कि भाई 55 कितना होता है, 5-6 मोल प्रति लीटर होता है, याद रखना। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, MCQ यहाँ से आता है, डायरेक्ट शुद्ध जल की मोलरता कैसे कहते हैं, मतलब कितनी होती है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फिर देखो भाई जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बता दिया है। और केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो तो बढ़िया है, बढ़िया मज़ा आएगा। और फिर कुछ दिन में जो है हम फिजिक्स के भी जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी उनको बताने का प्रयास करेंगे। और हिंदी का पेपर जैसा भी हुआ है, अंग्रेजी का पेपर जैसा भी हुआ है, कमेंट में जरा बताना कि पेपर कैसा था हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर लोग मिलते हैं, फिर अगले वाली वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।